हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी, एएलपी, सीबीडी 2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग लाइन की ये जो बुक है यूथ की एक्सप्रेस लाइन, इसके प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करवाने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों 9 सेट हमने आपको करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, भार की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों, भार की जो एसआई इकाई होती है वो होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन होती है। एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्नलिखित है, जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है? दोस्तों, जो प्रकाश वर्ष है ये किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के। ध्यान में आपको यह रखना है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो पारसेक होती है और एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं या फिर 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर के बराबर होता है एक पारसेक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रो सिस्टम्स, जिसका बाद में ओरेकल ने अधिग्रहण कर लिया था, के संस्थापक में से एक है? तो दोस्तों, इनमें से कौन सी अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रो सिस्टम, जिसका बाद में ओरेकल ने अधिग्रहण कर लिया था, उसके संस्थापक में से एक थे? तो ये थे विनोद खोसला। विनोद खोसला जो है ये उनके संस्थापक में से एक थे। दोस्तों, विनोद खोसला अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रो सिस्टम के संस्थापक में से एक थे। एंड्रियास बेचेतोलियस, विलियम जॉय, विनोद खोसला और स्केटम मैकनली ने सन माइक्रो सिस्टम इंक की स्थापना 1982 ईस्वी में किया था। सन माइक्रो सिस्टम को बाद में 2010 में ओरेकल द्वारा क्या कर लिया गया था? अधिग्रहण कर लिया गया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लघुपतित परिपथ में धारा डैश होती है? दोस्तों, एक लघुपतित परिपथ में धारा जो होती है ना, ये अत्यधिक तेजी से बढ़ती है। क्या होती है? अत्यधिक तेजी से बढ़ती है। एक लघुपतित परिपथ में धारा अत्यधिक तेजी से बढ़ती है। प्रायः खराब हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कभी कभी विद्युतमय तार तथा उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं, जिससे परिपथ की प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है और इसके फलस्वरूप परिपथ में अत्यधिक धारा बहने लगती है और अत्यधिक धारा प्रवाह के कारण तार पिघलकर टूट जाते हैं। इसे लघु पथन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? लघु पथन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो ओजोन का रासायनिक फार्मूला होता है दोस्तों O3। दोस्तों, ओजोन का रासायनिक फार्मूला O3 है। ओजोन की मात्रा डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। तो ओजोन को किस में मापा जाता है? तो डॉप्सन में मापा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होता है? दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो होता है ये फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है, इसे ही हम बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिर की सुरक्षा के लिए डैश उपयोग करते हैं? दोस्तों, सिर की सुरक्षा के लिए हम लोग हार्ड हैट्स या फिर हेलमेट, इन दोनों का ही उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? अब दोस्तों, एक व्यक्ति है जो 10 किलोग्राम वजन को उठा के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। अब ये खड़ा है तो कार्य क्या होता है? कार्य जो होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। तो ये कहीं विस्थापित हो रहा है क्या? वो तो एक जगह खड़ा है, तो कार्य क्या होगा? कार्य कुछ होगा क्या? क्योंकि विस्थापन ही नहीं हुआ। जब विस्थापन ही नहीं हुआ तो कार्य होगा ही नहीं। तो कार्य क्या होगा? 0 जूल होगा। कितना? ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। दोस्तों 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है जो कि क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसकी गति को 10 मीटर प्रति सेकंड तक हमको बढ़ाना है, तो इस पर किया गया कार्य जो होगा ना, ये जो होगा गतिज ऊर्जा के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, मतलब गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। तो हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, ये गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv² की होती है। अब यहाँ पे दो वेग दिए गए हैं, तो दोनों के क्या करेंगे, 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, द्रव्यमान कितना है दोस्तों, यहाँ पे 4 किलोग्राम है। v2 क्या है, v2 हमारा अंतिम वेग है जो 10 मीटर है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और v1 क्या है, v1 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 4 इंटू 100 में से 25 जाएंगे, कितना आएगा, 75 आ जाएगा। तो 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 75 दूनी 150। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बाई साइड फ्रंट व्यू के किस तरफ बनती है। दोस्तों थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बाई साइड जो है ये फ्रंट व्यू के कहाँ बनती है, तो फ्रंट व्यू के बाएं में ही बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रक्षेप बनाने की विधियां कौन कौन सी है, तो दोस्तों लंबकोणीय प्रक्षेप और चित्रीय प्रक्षेप, ये दोनों ही जो है ये प्रक्षेप बनाने की क्या है, विधियां है। दोस्तों आरेखन के द्वारा कागज या स्क्रीन पेपर पर किसी वस्तु की प्रस्तुति ही प्रक्षेप कहलाता है। प्रक्षेप मुख्य रूप से दो प्रकार से बनाए जाते हैं, एक होता है लंबकोणीय प्रक्षेप और एक होता है हमारा चित्रीय प्रक्षेप। जो लंबकोणीय प्रक्षेप होता है दोस्तों ये यहाँ 2D प्रक्षेप होता है, जबकि चित्रीय प्रक्षेप जो होता है एक 3D प्रक्षेप होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। दोस्तों हमको 0 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बताना है, ये कितने डिग्री के बराबर, मतलब कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। इसमें क्या हो जाएगा, C का मान कितना रखेंगे यहाँ पे 0, 0/5 बराबर F-32 डिवाइडेड बाई 9 के। तो ये तो 0 हो जाएगा दोस्तों, तो 0 बराबर F-32 डिवाइडेड बाई 9। तो 9 बराबर ये भी 0 हो जाएगा, तो F बराबर क्या आ जाएगा, 32 फ़ारेनहाइट के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 फ़ारेनहाइट के। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो F बराबर 32 इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, तो 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था जो होती है वो होती है हमारी द्रव। क्या होती है, द्रव होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विषम चुनिए, स्पाईवेयर, रूटकिट्स, रैंसमवेयर, एंटीवायरस। इसमें विषम क्या है दोस्तों, तो एंटीवायरस जो है ये इसमें विषम हो जाएगा। एंटीवायरस एक विशेष प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में छुपे हुए सभी प्रकार के वायरस प्रोग्राम को ढूंढ निकालता है तथा उसे क्या कर देता है, खत्म कर देता है। जबकि अन्य सभी क्या है, वायरस के प्रकार है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन डैश की एक पहल है। दोस्तों वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन जो है ये यूरोपीय संघ की एक क्या है, पहल है। किसकी, यूरोपीय संघ की। वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन यूरोपीय संघ की एक पहल है। यूरोपीय संघ का लक्ष्य वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 1990 की तुलना में 55% तक कम करना है। इसका समग्र उद्देश्य यूरोपीय संघ और गरीब विकासशील देशों के बीच जलवायु परिवर्तन पर एक नया गठबंधन बनाना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित संलग्न वस्तुओं की प्रक्रियाओं को बताइए। तो दोस्तों ये जो वस्तुओं की प्रक्रिया है इसको हमको बताना है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों बेलनाकार वस्तु का क्या नापा जा रहा है, व्यास नापा जा रहा है। क्या नापा जा रहा है, व्यास नापा जा रहा है। दोस्तों चित्र में प्रदर्शित संलग्न कॉम्बिनेशन सेट का एक ही भाग सेंटर हेड है। यह कास्ट स्टील का वी आकार का ढला हुआ भाग होता है जिसके वी कोण का मान जो होता है 90 डिग्री होता है। इसका प्रयोग वर्ताकार कार्यखंड का सेंटर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह बेलनाकार वस्तु का व्यास माप रहा है जिससे उस वस्तु का सेंटर ज्ञात किया जा सके। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब सेक्शन प्लेन शंकु के अक्ष से इंक्लाइंड हो तथा शीर्ष के एक तरफ से सभी जनरेटर को काटता हो तो ऐसे प्रतिच्छेद समतल को क्या कहते हैं। दोस्तों जब सेक्शन प्लेन शंकु के अक्ष से इंक्लाइंड हो मतलब झुका हुआ हो तथा शीर्ष के एक तरफ से सभी जनरेटर को काटता हो तो ऐसे प्रतिच्छेद समतल को हम बोलते हैं क्या, दीर्घवृत्त। क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त बोलते हैं। दोस्तों दीर्घवृत्त की बात करें तो जब परिच्छेद तल शंकु के तल अक्ष से अवनत हो
तथा शीर्ष के एक तरफ के सभी जनित्रों को काटता हो तो ऐसे परिच्छेद समतल को हम दीर्घवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घवृत्त कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 100 निब्बल्स डैश बिट के बराबर होता है। दोस्तों 100 निब्बल कितने बिट के बराबर होता है? तो हम जानते हैं एक निब्बल में कितने बिट होते हैं, तो एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। हमसे कितना पूछा है? 100 निब्बल बोला है, तो 100 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 400। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। कितना? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई होती है। दोस्तों सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई है ना, इनमें से क्या होगी? कोई नहीं होगी, विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, बात करें विकृति स्ट्रेन के बारे में, तो विमाओं में परिवर्तन तथा प्रारंभिक विमा के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? विकृति कहते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या होता है? लंबाई में वृद्धि या कमी बटे प्रारंभिक लंबाई। और आयतनिक विकृति बराबर क्या होता है? आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। उसी प्रकार पार्श्व विकृति बोले तो पार्श्व विकृति बराबर होता है 1/m माइनस 1/m इंटू अनुदैर्ध्य विकृति। विकृति परिवर्तित लंबाई का लंबाई से या परिवर्तित आयतन का आयतन से या परिवर्तित क्षेत्रफल का क्षेत्रफल से अनुपात होता है, इसलिए विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता कहलाती है। दोस्तों बिना भंजन ब्रेकिंग के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता कहलाती है क्या? सुघट्यपन। क्या कहलाती है? सुघट्यपन कहलाती है, मतलब प्लास्टिसिटी। दोस्तों यदि किसी पदार्थ को भार लगाकर विकृत किया जाए लेकिन भार हटाने पर वह पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में न आए, इस गुण को हम बोलते हैं सुघट्यपन, मतलब प्लास्टिसिटी। यदि किसी वस्तु या बॉडी पर भार लगाने पर वह विकृत हो जाए लेकिन जैसे ही भार हटाया जाए तो वह अपने प्रारंभिक स्थिति में पुनः वापस आ जाए, पदार्थ या बॉडी का यह गुण उसका प्रत्यास्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यास्थापन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, प्लास्टिसिटी क्या होता है और प्रत्यास्थापन क्या होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलाम स्टोर करता है तो इसकी धारिता होगी F बराबर फेरेड में। तो दोस्तों एक संधारित्र है जो 10 वोल्ट पर 1 कूलाम क्या करता है? स्टोर करता है। इसकी धारिता हमको निकालना है, तो हम जानते हैं धारिता C बराबर क्या होता है? Q अपॉन में V के होता है, आवेश बटे विभवांतर के। धारिता बराबर क्या होता है? आवेश बटे विभवांतर। आवेश कितना है दोस्तों? तो आवेश हमको दिया गया है 1 कूलाम और वोल्टेज कितना है? ये 10 दिया गया है, तो 1/10 करेंगे तो 0.1 फेरेड जो है इसकी धारिता निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 अर्धव्यास एवं एक चाप से घिरे वृत्त के क्षेत्र को कहते हैं। दोस्तों 2 अर्धव्यास एवं एक चाप से घिरे वृत्त के क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या? त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 अर्धव्यास तथा एक चाप से घिरे वृत्त के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। OA OB तथा चाप AB से घिरा क्षेत्र त्रिज्यखंड को दर्शाता है। दोस्तों OA OB और चाप AB से, ये वाला से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। दोस्तों वृत्त की जीवा तथा चाप से घिरे वृत्त के क्षेत्र को हम वृत्तखंड कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तृतीय श्रेणी के लीवर में प्रयास कहाँ स्थित होता है? दोस्तों FLE से आप याद रख सकते हैं। अब बात कर रहा है किसका? थर्ड लीवर की बात कर रहा है, तो थर्ड लीवर में क्या होता है? एफर्ट बीच में होता है। तो एफर्ट जब बीच में होता है तो प्रयास कहाँ होगा? बीच में होगा। कहाँ पे? आलम्ब और भार के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP CFC उत्पादन को डैश के स्तरों पर सीमित रखने के लिए सर्वानुमति प्राप्त करने में सफल रहा। तो दोस्तों 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP CFC उत्पादन को डैश के स्तरों पर सीमित रखने के लिए सर्वानुमति प्राप्त करने में सफल रहा। तो ये रहा 1986 के स्तरों पर। किसमें? 1986 में। दोस्तों 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और CFC उत्पादन को 1986 के स्तरों पर सीमित रखने के लिए सर्वानुमति प्राप्त करने में सफल रहा। 5 जून 1972 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। ठीक है, कब स्थापित हुआ था ये? 5 जून 1972 को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? तो कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन ही क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
किसके बीच में? क्वाइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसमें विद्युत धारा का उत्पादन क्वाइल एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण होता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत का मान गणितीय रूप से फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक बेलन के आधार के सहारे भूमि पर रखा है तो उसका सम्मुख दृश्य कैसा होगा? दोस्तों, एक बेलन है जो आधार के सहारे कहाँ पे रखा हुआ है? भूमि पर रखा गया है। मतलब ये ऐसा रखा गया है दोस्तों, आधार के सहारे ये बेलन है, ऐसा रखा गया है। ठीक है, तो उसका सम्मुख दृश्य मतलब फ्रंट व्यू कैसा होगा? तो फ्रंट में से देखिए दोस्तों, ये हमारा प्लेन हो गया, ऐसा रखा हुआ है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। हमको फ्रंट व्यू बोला है तो यहाँ से हम जब देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा? एक आयत नजर आएगा कि नहीं आएगा? एक आयत नजर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब ऊपर से देखेंगे दोस्तों, टॉप से देखने पे क्या दिखेगा हमको? एक देखिए गोला दिखेगा हमको, टॉप से देखने पे मतलब व्रत के समान दिखेगा। तो जब टॉप से देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? एक व्रत नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, यदि कोई बेलन आधार के सहारे भूमि पर रखा है तो सम्मुख दृश्य एवं पार्श्व दृश्य में एक आयत प्राप्त होगा, जबकि शीर्ष दृश्य में एक वृत्त प्राप्त होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगने वाला कार्य कितना होगा, ये हमको बताना है। और जी का मान कितना दिया गया है? 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड दिया गया है। दोस्तों, हमको द्रव्यमान दिया गया है 0.1 किलोग्राम और एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। अब स्थिर स्थिति से गिराया जा रहा है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी वो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों, जब गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है तो यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा हमको बताना है। तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? कार्य बराबर होता है mgh के। दोस्तों, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल से लगने से गेंद द्वारा होने वाला कार्य क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब कार्य बराबर क्या होगा? mgh के होगा। अब दोस्तों, m का मान कितना दिया गया है हमको? तो m का मान दिया गया है 0.1 इंटू g का मान कितना है? 9.8 और h का मान कितना है? 2 मीटर की ऊंचाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 2 8 16 की 6 हासिल का 1 2 9 8 और 1 19 और ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने अंक के बाद दशमलव? 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 1.96 जूल जो होगा इसका क्या होगा? कार्य निकल के आ जाएगा 1.96 जूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आएगा। अब देखिए इसमें माइनस में क्यों नहीं लिए हमको बताना है। दोस्तों, क्यों इसमें हमने माइनस में आंसर नहीं लिए? कंफ्यूजन यही पैदा होता है कि माइनस में आंसर आना चाहिए था क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कार्य पूछा है। लेकिन आप एक चीज देखिए, वस्तु जो है ना वो कहाँ गिर रही है? पृथ्वी की ओर ही गिर रही है। पृथ्वी से ऊपर की ओर बोलता, ऊपर की ओर फेंका जाता तो हम गुरुत्वाकर्षण का मान जी का मान क्या लेते? ऋणात्मक लेते। लेकिन यहाँ तो वस्तु जो है स्थिर स्थिति से गिराया जाता है, मतलब कहीं ऊपर से गिराया जाएगा तभी तो आएगा। मतलब ये वस्तु जो आ रही है पृथ्वी की ओर ही आ रही है, तो यहाँ पे जी का मान हम क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। क्लियर? इसलिए हमारा आंसर आया 1.96 जूल। अगर ऊपर की ओर फेंकी जाती तो हम माइनस में आंसर देते। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो। दोस्तों, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। यदि विस्थापन ही नहीं होगा तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। जब कार्य शून्य होगा तो विस्थापन भी तो शून्य होगा, तभी तो कार्य शून्य होगा। तो विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। अतः स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद भी किया गया कार्य शून्य है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें कोई विस्थापन नहीं है, अर्थात विस्थापन क्या है? हमारा शून्य है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग आरेखन चित्र में डैश को 45 डिग्री नति के साथ चित्रित किया जाता है। तो दोस्तों, 45 डिग्री की नति के साथ चित्रित किसे किया जाता है? तो ये किया जाता है परिच्छेद रेखाओं को।
परिच्छेद रेखाओं को इंजीनियरिंग आरेखन में 45 डिग्री नति के साथ चित्रित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इंजीनियरिंग आरेखन चित्र में परिच्छेद रेखाओं को 45 डिग्री नति के साथ चित्रित किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग 3 आयामी वस्तु का 2 आयामी प्रतिनिधित्व है। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? 3 आयामी वस्तुओं का 2 आयामी प्रतिनिधित्व है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 30 बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो बाइट शब्द जो है दोस्तों, ये वर्नर बुकहोल्ज के द्वारा गढ़ा गया था। किसके द्वारा? वर्नर बुकहोल्ज के द्वारा। दोस्तों, वर्नर बुकहोल्ज ने बाइट शब्द को डिजिटल सूचना की एक इकाई के रूप में गढ़ा था। किसने? वर्नर बुकहोल्ज ने। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लीवर में भार 300 न्यूटन और प्रयास 100 न्यूटन है, यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए। तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है दोस्तों? मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है भार बटे एफर्ट के, मतलब लोड बटे एफर्ट के। यदि भार बुझा देता हो तो लोड क्या होता है? एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म होता। लेकिन यहाँ पे तुमको क्या दिया गया है? भार दिया गया है और एफर्ट दिया गया है। तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है? लोड बटे एफर्ट के। लोड कितना है? 300 दिया गया है, एफर्ट कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकल के आ जाएगा? 3 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस लाइन का प्रयोग छिपे किनारे को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो कौन सी लाइन का प्रयोग छिपे किनारे को दर्शाने के लिए हम करते हैं? तो ये है हमारी डैश लाइन का प्रयोग। डैश्ड लाइन का प्रयोग जो है छिपे किनारे को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, खंडित रेखाओं डैश्ड लाइन का प्रयोग छुपे किनारों मतलब हिडन एज को व छुपे बाहरी रेखाओं हिडन आउटलाइन को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। निम्न में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव जो है आंशिक रूप से इसमें भरा गया है। टैंक में द्रव की सतह के लिए जो कथन सत्य होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। जो द्रव है सतह गति की दिशा में गिरेगा और टैंक की कहाँ उठेगा? पीछे की ओर उठता है। ठीक है दोस्तों, द्रव की सतह गति की दिशा में गिरती है और टैंक की पीछे ओर से उठती है। ऐसा द्रव में कार्यरत छदम बल किसके द्वारा होता है? छदम बल के कारण होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आदर्श तरल पदार्थ डैश। दोस्तों, एक आदर्श तरल पदार्थ जो होता है ये घर्षण रहित होता है और असंपीड्य होता है। कैसा होता है? घर्षण रहित और असंपीड्य। एक आदर्श तरल पदार्थ घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। आदर्श तरल में सतह तनाव नहीं होता तथा बल्क मॉडुलस अनंत होता है। वास्तव में कोई भी तरल आदर्श तरल नहीं होता है। ठीक है ना, वास्तव में कोई भी तरल जो है आदर्श तरल नहीं होता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हैकर से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, हैकर से तात्पर्य है वह व्यक्ति जो डेटा तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, यही कहलाता है हमारा क्या? हैकर। ठीक है, तो हैकर क्या होता है? तो वह व्यक्ति जो डेटा तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है, वही हैकर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हैकर से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो डेटा तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। हैकर ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रशासकीय नियंत्रणों तक अभिगम करके कंप्यूटर के सुरक्षा घेरे को तोड़ता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। यह उद्यान महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्यान है। महाराष्ट्र में स्थित अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो चंदोली राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में है, गुगामल नेशनल पार्क ये भी महाराष्ट्र में है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायरिंग के विद्युत इंस्टॉलेशन में प्रयुक्त द्विमार्गी स्विच के चिन्ह को पहचाने। तो द्विमार्गी स्विच कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी वाला। यही चिन्ह किसका है? द्विमार्गी स्विच का है। दोस्तों, वायरिंग के विद्युत संस्थापन में प्रयुक्त द्विमार्गी स्विच का प्रयोग एक लैंप को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग स्थानों से 2 या 2 से अधिक स्विच द्वारा नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? द्विमार्गी स्विच का प्रयोग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है?
तो स्थिति और समय के बारे में बताना है। तो गति के समीकरण जो है दोस्तों निम्नवत है, और जो स्थिति और समय को बताते हैं वो है ऑप्शन नंबर डी वाला, जो कि स्थिति और किसको बताता है, समय को बताता है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोस्तों गति के समीकरण निम्नवत है। पहला समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी जो है ये वेग और समय का समीकरण है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये स्थिति और समय का समीकरण है। और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस की बात करें तो ये वेग स्थिति का समीकरण है। किसका, वेग स्थिति का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा। दोस्तों एक वस्तु है अपनी स्थिर अवस्था से चलना शुरू करती है, मतलब स्थिर अवस्था से चल रही, मतलब प्रारंभिक वेग कितना है हमारा, 0 हो जाएगा। यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। और त्वरण क्या होता है दोस्तों, वेग में परिवर्तन बटे समय के होता है। तो क्या होता है, वेग ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी के। ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, या फिर आप प्रथम समीकरण लगा लीजिए v बराबर यू प्लस ए टी, लेकिन हम इससे निकाल लेते हैं। तो जब वस्तु है इसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है, क्योंकि स्थिर अवस्था से चलना शुरू कर रही है। और जब 2 सेकंड में कितना गति प्राप्त कर लेती है, 5 मीटर प्रति सेकंड, मतलब अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्लियर। तो क्या होता है, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय के। तो अंतिम वेग कितना है, 5 है, प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है, और समय कितना है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, 5 बटे 2 हो जाएगा। तो 2 से जब काटेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण कितना आएगा, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या तो आप प्रथम समीकरण से भी निकाल सकते हैं, वही बात है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है। तो एक्सेल में वह कौन सी फंक्शन की है जो एडिट मोड में जाने में मदद करती है, तो वो है हमारी F2 की। कौन सी की, F2 की जो है ये एडिट मोड में जाने में क्या करती है, मदद करती है। दोस्तों एक्सेल में फंक्शन की F2 एडिट मोड पर जाने में मदद करती है। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर सबसे ऊपर मौजूद F1 से लेकर F12 तक की कुंजियों को फंक्शन की कहा जाता है। आपने देखा होगा ना, F1, F2, F3, F4, F5, ये F12 तक होती है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। इनको कीबोर्ड के जरिए कंप्यूटर या उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को खास तरह के निर्देश देने के लिए बनाया गया है। ये ऐसी कुंजियां हैं जिनसे कोई भी अक्षर टाइप नहीं होता है। ये ऐसी कुंजियां दोस्तों दबाओगे तो कोई अक्षर टाइप होता है क्या, नहीं। तो आपको याद रखना है, ऊपर में F1 से लेकर जो F12 तक होती है इसे हम बोलते हैं फंक्शन कुंजी, और इसमें एडिट मोड में जाने में मदद करती है हमारी F2 कुंजी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक झुके हुए तल का यांत्रिक लाभ होता है। तो दोस्तों एक झुके हुए तल का यांत्रिक लाभ जो होता है ये तल की ढलान पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा का प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार की लाइनें प्रयोग होती है। उनमें से ओवरहेड लाइन का प्रतीक निम्न है। तो ओवरहेड लाइन का प्रतीक कौन सा है दोस्तों, तो ये है ऑप्शन नंबर बी वाला। ये किसका प्रतीक है, ओवरहेड लाइन का। ये जो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं पैनिक लैंप। ये वाला जो दिख रहा है आपको इसे बोलते हैं जलरोधी लाइट फिटिंग, और ये वाला जो है ये है ओवरहेड लाइन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कही जाती है। दोस्तों किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कही जाती है, तो अमोनिया पेपर पर बनी ड्राइंग जो होती है इसे हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। दोस्तों अमोनिया पेपर पर बनी ड्राइंग को ब्लूप्रिंट कहा जाता है, क्योंकि पहले से बनी ड्राइंग के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखकर इंक पेन द्वारा उस ड्राइंग की नकल कर ली जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा डैश है। दोस्तों श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा जो होती है ना, वो क्या होती है, समान होती है। कैसी होती है, समान होती है। तो मतलब सभी प्रतिरोध में कैसी होगी, ये बराबर होगी। और वोल्टेज कैसा होता है श्रेणी परिपथ में, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है श्रेणी संयोजन में धारा का मान समान होता है, वोल्टेज का मान भिन्न भिन्न होता है। उसी प्रकार बात करें समांतर संयोजन की, तो समांतर में वोल्टेज समान होता है और धारा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। टी स्क्वायर के हेड व ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। दोस्तों टी स्क्वायर के हेड व ब्लेड के वर्किंग एज के बीच जो कोण होता है वो होता है हमारा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। दोस्तों टी स्क्वायर कठोर प्रकाष्ठ की बनी होती है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है शीर्ष और एक होता है हमारा क्या, पटल। पटल पर लगी कोर कार्यकारी सिरा का काम करती है, तथा शीर्ष तथा ब्लेड के कार्यकारी सिरा को 90 डिग्री कोण पर समंजित किया गया होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एक विद्युत लैंप 240 वोल्ट डीसी स्रोत से संयोजित है। लैंप से प्रभावित होने वाली धारा 0.25 एम्पियर है। तो लैंप की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों, शक्ति बराबर होता है V इंटू आई के। V का मान कितना है 240 है और धारा कितनी है 0.25। तो मैं इसे 25/100 कर लूँ क्या, ठीक है। 25 से काट देता हूँ 4 बार में, 4 से काट देता हूँ 6 बार में और 60। तो हमारा शक्ति कितनी निकल के आ जाएगी 60 वाट निकल के आ जाएगी। कितनी 60 वाट, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीव्र ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम करने के लिए हमें इनमें से किन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। दोस्तों तीव्र ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम के लिए हमें जो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए वो है हमारे कोयला और पेट्रोलियम। कौन से, कोयला और पेट्रोलियम। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की उच्च सांद्रता के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को सामान्य तौर पर ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें संचित होती है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। इन प्राकृतिक संसाधनों को विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने से ग्लोबल वार्मिंग पर रोक लगाया जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारणों में ग्रीन हाउस प्रभाव, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, वनों का ह्रास शामिल होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को IS 1444/1989 द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके अनुसार D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या रखा गया। तो D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या था दोस्तों, तो ये था 700 × 500 × 15 mm। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को IS 1444/1989 द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके अनुसार D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज जो होता है 700 × 500 × 15 mm होना चाहिए। इस साइज के ड्राइंग बोर्ड का इंजीनियरिंग छात्रों द्वारा ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग ज्यादा करते हैं, तो D2 ड्राइंग बोर्ड का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है इंजीनियरिंग छात्रों के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्सेल में चयनित सेल को दाईं ओर सक्रिय सेल से भरने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एक्सेल में चयनित सेल को दाईं ओर सक्रिय सेल से भरने के लिए जो शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है वो है हमारी Ctrl+R। किसका प्रयोग करते हैं, Ctrl+R का प्रयोग करते हैं एक्सेल में चयनित सेल को दाईं ओर सक्रिय सेल से भरने के लिए। दोस्तों Ctrl+R एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका उपयोग इंटरनेट ब्राउजर में पृष्ठ को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग Ctrl+R का प्रयोग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 100 ओम के एक प्रतिरोध में 15 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे 100 ओम का एक प्रतिरोध दिया गया है, समय हमको 15 मिनट दिया गया है और धारा का मान कितना दिया गया है 5 एम्पियर दिया गया है। हमसे क्या पूछा है, ऊष्मा का मान पूछा है। तो हम जानते हैं ऊष्मा बराबर क्या होता है I² RT के होता है। क्या होता है I² RT के। I का मान कितना है दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। R का मान कितना है दोस्तों 100 है और T का मान कितना है दोस्तों 15 मिनट है। तो 15 का सेकंड में चेंज करेंगे तो 15 × 60 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2500 × 15 × 6 90 900। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 × 9 225 और कितने जीरो है 2 और 2 4 जीरो, 2 और 2 4 जीरो। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं तो 2.25 × 10 की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2.25 × 10 की पावर 6। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों यहाँ तक के। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।